नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और बाकी डायरेक्शन होते हैं। तो we will start with ray optics. After that we will take up wave optics. Okay, ray optics. What is meant by a light ray? The light energy propagating between 2 points. Light energy goes from point A to B. Then this is the path of light energy moving from A to B, and this path, ये जो रास्ता है, this is known as ray of light. So ray of light is path. Ray of light is path, giving direction, of propagation of light energy. Propagation of light energy. This is light energy. How do we detect a ray? So ray is energy and this can be sensed. इसको हम सेंस कर सकते हैं अपने एक ऑर्गन से, दैट ऑर्गन इज आईज। आईज में जब ये पर्टिकुलर एनर्जी एंटर करेगी, वी गेट ए सेंसेशन एंड वी से दैट वी आर सीइंग समथिंग, वी सी समथिंग। व्हेन वी से सी, दैट मींस वी आर एनर्जाइज्ड बाय लाइट वेव्स. So this is light, and what is the ray? Its direction. Okay. Now there is a propagation of electromagnetic wave called light. During propagation, it may strike a different medium. एक मीडियम में जा रही है और बीच में दूसरा मीडियम आया, तो ये यहाँ से लाइट जा रही है, यहाँ दूसरा मीडियम आया, यहाँ पर इसने स्ट्राइक किया. दिस इज डिफरेंट मीडियम, मीडियम 1, मीडियम 2. नाउ व्हाट हैपेंस हियर? यहाँ पर क्या होगा? तो याद रखिए, लाइट के यहाँ पर 3 रिजल्ट हो सकते हैं. एक रिजल्ट है R, दूसरा A, तीसरा T. राइट. R is reflection, A is absorption, and T is transmission. Okay? This fate is not only for light but for anything. Anything means any electromagnetic wave. एक्सरे है तो, हीट है तो, रेडियो वेव है तो, हर एक के लिए ये 3 फेट ही हो सकते हैं, चौथा नहीं होता. और इन तीनों को मिलाकर टोटल कितनी रेज होती है? 100%. इस 100% में से डिपेंड करता है कि ये मीडियम कैसा है, ये वाली रेज कैसी है, कि कभी 100% रिफ्लेक्शन होगा, कभी 100% ट्रांसमिशन होगा और कभी 100% एब्जॉर्प्शन हो जाएगा. तो कोई भी रे ऐसे पड़ेगी, उसके तीनों के परसेंटेज अलग अलग हो सकते हैं. सो इन अवर नेचर ऐसी बहुत कम चीजें होती हैं जो 100% रिफ्लेक्शन कर दें या 100% ट्रांसमिशन कर दें. ट्रांसमिशन मीन्स ग्लास में से लाइट रेज ऐसे ट्रांसमिट होती है, बात चली जाती है, दैट इज ट्रांसमिशन. ठीक है? तो 100% ट्रांसमिशन नहीं होता है, थोड़ा ना थोड़ा उसमें रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा. ग्लास में आप देखते हैं आर पार हमको दिखता है, पर अगर इधर हमारा चेहरा चमक रहा है तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी हमको ग्लास में दिखता है. दिस ग्लास इज नॉट 100% ट्रांसमिटेड. इसी तरह से थोड़ा थोड़ा परसेंटेज करेगा हो सकता है. ओके, सो नाउ दिस लाइट रे है these 3 fates, और इन तीनों के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे. क्लास 12 में एब्जॉर्प्शन
इस ज्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, इट इज सिंपली एब्जॉर्ब एंड कन्वर्टेड इनटू हीट। हम लोग मेनली पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। रिफ्लेक्शन में देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है। यहां पर ये जो व्हाइट लिखा हुआ है ये आपको दिखता है, क्यों दिखता है? क्या ये लाइट का सोर्स है? नहीं है, पर यहां से लाइट हमारी आंख में आती है, इसलिए हमको लिखा हुआ दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता। तो बताइए कि ये लाइट अगर आपकी आंख में आ रही है तो ये लाइट आई कहां से? तो आंसर क्या है? जो बल्ब जल रहे हैं वहां से लाइट आती है। तो बल्ब से जो लाइट यहाँ पर आई, यहाँ से हमारी आंख में गई, तो इसने लाइट को क्या किया? रिफ्लेक्ट किया। इसने रिफ्लेक्शन किया। ओके, दैट मींस ए बोर्ड, ए ब्लैक बोर्ड, समथिंग रिटन ऑन द बोर्ड, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, एक मिरर भी रिफ्लेक्ट करता है। मिरर के सामने हम खड़े हो गए, हमको अपना फेस दिखता है, इसके सामने हम खड़े हो गए, हमको अपना फेस नहीं दिखता, ये लिखा हुआ दिखता है। क्यों? मिरर में क्या हो रहा है? रैक में से उसमें क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। इसमें भी क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। तो जब इसमें भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसमें भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसमें हमको अपना चेहरा दिखता है और इसमें अपना चेहरा नहीं दिखता है। क्यों? इसमें ये लिखा हुआ क्यों दिखता है? क्या दोनों रिफ्लेक्शन नहीं है? व्हाट इज द डिफरेंस? अब उस डिफरेंस को समझिए कि रिफ्लेक्शन दोनों है। वेरी ट्रू। किस तरह के रिफ्लेक्शन है? देखिए, ये एक सरफेस है, इस सरफेस से यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट है, इस सोर्स ऑफ लाइट से इस तरह से यहाँ से रेज आती है और ये रेज का एक पैटर्न है। आप देख रहे हैं एक डिजाइन में ये रे आई है और इसने इनको रिफ्लेक्ट कर दिया है। इसने रिफ्लेक्ट किया और यहां से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये हमारी आईज पे आ गई। यहाँ का डिजाइन देखिए और यहाँ का डिजाइन देखिए, दोनों डिजाइन कैसे हैं? एक समान। ये डिजाइन ओरिजिनली किसने बनाया? सोर्स में। तो हमको हमारी आंख में जो सेंसेशन आता है, हमको क्या दिखता है? सोर्स। दूसरे केस में देखिए, दिस इज ए बॉल। इस बॉल में भी यही पैटर्न आता है। सोर्स यानी एक बल्ब, बल्ब को हमने स्टार्ट किया, ये पैटर्न इसमें गया, उसके बाद इसने भी रिफ्लेक्ट किया, लेकिन इसने कैसे रिफ्लेक्ट किया? इधर, इधर, ऐसा, ऐसा और ऐसा, इस तरह से इसने रिफ्लेक्ट किया और यहां पर हमने आईज को रखा और इसको देखा। क्या ये वही पैटर्न है जो सोर्स ने भेजा था? नहीं भेजा था। ये पैटर्न किसने बना दिया? ये पैटर्न इस बॉल ने बनाया। तो हमारी आईज को जो दिखेगा वो सोर्स दिखेगा कि बॉल दिखेगी? बॉल, क्योंकि ये पैटर्न किसने बनाया है? बॉल ने बनाया। ये बात समझ गए? ये वाला पैटर्न किसने बनाया था? एज इट इज हमारे पास आ गया, इसलिए यहाँ पर हमको सोर्स दिखता है। जब हमको सोर्स दिखता है तो हम क्या कहते हैं? ये जो रिफ्लेक्शन करने वाली चीज है, इसका नाम क्या है? मिरर। ठीक है। और ये जब रिफ्लेक्शन होता है, इस रिफ्लेक्शन में यहां से जो एनर्जी गई, उस एनर्जी को इस सरफेस ने एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करके अपना नया पैटर्न बनाया, नया डिजाइन बनाया, उस डिजाइन से इसने यहाँ पे भेजा, ये भी रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पर हमको इसका पैटर्न नहीं मिला, इसलिए हम इसको मिरर नहीं बोलेंगे। दिस इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दिस इज ए बॉल। ये डिफरेंस होता है बॉल पे और मिरर में, दोनों रिफ्लेक्शन करते हैं। इसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, दिस इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड दिस इज इर्रेगुलर। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के हमने और भी बहुत से नाम दिए हुए हैं। वी कैन कॉल इट स्कैटरिंग। लाइट फैल गई चारों तरफ, स्कैटर हो गई। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट।
लाइट ऐसा चारों तरफ फैल गई, डिस्पर्स हो गई। सो दिस इज हाउ वी सी राइटिंग ऑन द वॉल, राइटिंग ऑन एनीथिंग। तो ये अब आपको मिरर समझ में आया। ऐसा क्यों होता है कि कोई ऑब्जेक्ट मिरर जैसा होता है और कोई ऑब्जेक्ट वॉल जैसा होता है? अब इसको समझिए। इसके लिए इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हमको देखना पड़ेगा और इसके लिए सिर्फ छोटा सा थंब रूल में आपको बता सकता हूं कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल ऐसे प्लेन सेट रहते हैं। कितने प्लेन? इसके लिए हमने शब्द बनाया हुआ है ऑप्टिकली प्लेन। ये कैसे होते हैं? ऑप्टिकली प्लेन, यानी इसके मॉलिक्यूल आपको ऐसे मिलेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये कैसे होंगे? ऑप्टिकली प्लेन। तो ये इस पैटर्न को बिल्कुल बिगाड़ते नहीं है, जैसा पैटर्न आता है वैसा का वैसा ही रिफ्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये वाली जो सरफेस है, जैसे इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक, इसको आप माइक्रोस्कोप से देखिए, ये बड़ी अनइवन सरफेस आपको दिखेगी एंड दिस सरफेस विल बी समथिंग लाइक दिस। ऐसे तो कहीं पे रिफ्लेक्शन ऐसा हो जाता है, कहीं पे रिफ्लेक्शन ऐसा हो जाता है, कहीं रिफ्लेक्शन ऐसा हो जाता है। सो दिस इज इर्रेगुलर। तो ये वाली सरफेस इस पैटर्न को एज इट इज रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए वहां पर हमको सोर्स नहीं दिखता है और हमको वॉल दिखती है। So these are the reasons that this is optically plane surface. अब इस सरफेस की एक प्रॉपर्टी और बताइए। ऑप्टिकली प्लेन सरफेस है, करेक्ट। दूसरा, इस सरफेस पे ट्रांसमिशन होगा या नहीं होगा? अगर ट्रांसमिशन होगा तो रेज यहां से इधर चली जाएगी, वापस क्यों आएगी? तो आंसर क्या है? ट्रांसमिशन नहीं होगा, ओपेक सरफेस। अगर ट्रांसमिशन होगा तब तो रेज इधर चली जाएंगी ना, इधर मुड़ के हमारे पास वापस हमारी आंख में क्यों आएंगी? तो सरफेस कैसी होनी चाहिए? ओपेक। अब बताइए, हमारे सामने एक मिरर है, ये ग्लास का मिरर है और ग्लास के पीछे यहां पर हमने मेटल लगा दिया है और इधर से रेज आती है। ये इस रेज को कौन रिफ्लेक्ट करेगा? ग्लास या सिल्वर? तो ग्लास के पीछे सिल्वर। रिफ्लेक्शन किसका काम है? अगर ग्लास में रेज आएगी तो ग्लास इज ए गुड ट्रांसमीटर, वो पूरी रेज को ट्रांसमिट कर देगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो याद रखिए, ग्लास इज नॉट ए, बेसिकली इट इज नॉट ए रिफ्लेक्टर। लेकिन ये जो सरफेस है, ये ओपेक सरफेस है, ये ट्रांसमिशन नहीं होने देगी। ट्रांसमिशन अगर नहीं होने देगी तो रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये सरफेस रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन सोर्स को रिफ्लेक्ट करे इसके लिए क्या जरूरी है? इसके पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ऑप्टिकली प्लेन। इतना अच्छा प्लेन हम कैसे करेंगे? किसी भी चीज को आप अगर ऐसे घिसेंगे, जिस चीज से घिसेंगे उसकी लाइन उस पे आ जाएगी, उसकी लाइन आ जाएगी, वो उबड़ खाबड़ हो जाएगा, प्लेन नहीं होगा। ऑप्टिकली प्लेन कैसे किया जाता है? इट्स ए वेरी डिफिकल्ट बट वेरी इजी प्रोसेस। किसी भी चीज को आप मेल्ट कर दीजिए, लिक्विड स्टेट में आ गया और उसको छोड़ दीजिए, उसकी सरफेस कैसी हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल। फिर वो ठंडा होगा, ठंडा होके वो सॉलिड हो जाएगा, दैट सरफेस विल बी ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। क्योंकि उसको हमने कहीं भी स्क्रैच नहीं किया है, कहीं भी घिसा नहीं है, सो दैट इज ए ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। और ये हम लोग यूज करते हैं ग्लास के लिए। ग्लास के लिए यूज करते सिलिका को पिघलाकर, SiO2 इसको पिघलाकर जमाते हैं और जब सेट करते हैं तो वो ऑप्टिकली प्लेन सेट हो जाता है। पर वो तो ग्लास है, ग्लास रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ट्रांसमिट करेगा, और हम रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं? उस ग्लास के ऊपर हम पिघली हुई चांदी डालते हैं या
लिक्विड सिल्वर का डालते हैं। अब सिल्वर जो उसके कांटेक्ट में आएगा वो सरफेस की कैसी हो जाएगी, ऑप्टिकली प्लेन। तो अगर हमने ये ग्लास लिया और ग्लास के इस तरफ सिल्वर लगाया तो सिल्वर का ये वाला साइड, दिस साइड इज साइड बी एंड दिस साइड इज साइड ए। बताइए कौन सा साइड ऑप्टिकली प्लेन हो जाएगा, साइड बी, क्योंकि वो ग्लास के कांटेक्ट में। अब देखिए हमको एक ऐसा मेटल मिल गया है जो ऑप्टिकली प्लेन भी है और ट्रांसमिट नहीं करेगा, तो क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा और ये सोर्स को हूबहू रिफ्लेक्ट करेगा। इस तरह से हम मिरर बनाते हैं। तो मिरर किसका बनता है मोस्टली, मिरर मोस्टली मेटल का बनता है। ये सरफेस ऑप्टिकली प्लेन रहे इसके लिए हम इसके ऊपर ग्लास लगाते हैं। हम चाहे तो इस ग्लास को निकाल सकते हैं, निकालेंगे और अच्छा होगा क्योंकि ग्लास थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ये मिरर बहुत ही परफेक्ट होगा और बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन करेगा। ये आपने देखा है कारों की हेडलाइट में, मोटरसाइकिल की हेडलाइट में जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो मेटल के होते हैं, कितने चमकदार होते हैं, कितना अच्छा रिफ्लेक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें बाद में प्रॉब्लम होते हैं, कोई चीज लगेगी स्क्रैच आ जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा एयर के कांटेक्ट में। इसलिए हम लोग घर में जो मिरर यूज करते हैं या लैब में जो मिरर यूज करते हैं उसमें परमानेंट ग्लास रहेगा और ग्लास के पीछे सिल्वर रहेगा ताकि ये सरफेस खराब न हो, तो इट विल बिकम ए लॉन्ग लाइफ। ये समझ में आया। तो रिफ्लेक्शन किसका काम होता है, मेटल, दैट मेटल व्हिच इज ऑप्टिकली प्लेन एंड ग्लास हैज नथिंग टू डू विद इट, it is only a safety and a measure to make it optically plain। ये मिरर बना। अच्छा, अब उसके बाद प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर एक प्लेन सरफेस में बनाए हुए हैं, प्लेन मिरर होते हैं, उसमें उसके लॉज आपने क्लास 10 में पढ़े हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन। ओके, ये हमने पढ़ा हुआ है। ये लॉज क्या सिर्फ प्लेन मिरर के लिए है, आंसर है नो। दीज आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दीज आर नॉट लॉज ऑफ प्लेन मिरर। दैट मींस जहां भी रिफ्लेक्शन होगा ये लॉज लगेंगे, भले वो रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर करे, सिलिंड्रिकल मिरर करे, प्लेन मिरर करे, वाटर सरफेस करे, कोई भी करे। सो दीज आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो हर एक में। क्लास 12 में हम लोग बेसिकली थोड़ा सा पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर्स और वो भी उसका थोड़ा सा हिस्सा, उसको ज्यादा डिटेल में आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, सो आई विल नॉट टेक इट इन वेरी मच डिटेल। तो स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या होता है, एक हमने स्फीयर लिया, फुटबॉल को हमने ऐसे काट दिया, कोई भी थोड़ी सी दूर पे जाके ये फुटबॉल है, यहाँ से इसको काट देंगे तो यहाँ पर हमको ये सरफेस मिली। ये सरफेस कैसी होती है, जैसे चाय पीने की कप प्लेट, उसकी प्लेट, तो वो जो प्लेट होती है वो ऐसी होती है, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल बाउल, ये सब आपने देखे हुए हैं। तो इट इज ए स्फेरिकल सरफेस। इस स्फेरिकल सरफेस, ये हमने ग्लास की एक सरफेस बनाई, इस ग्लास की सरफेस में कोई एक साइड हमने पॉलिश कर दिया, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज बल्ज पोर्शन। अगर हमने यहां पर पॉलिश कर दी, मेटल पॉलिश, तो रिफ्लेक्शन इधर से होगा, और अगर हमने इसमें अंदर की तरफ पॉलिश कर दी, यहां पॉलिश कर दी, तो रिफ्लेक्शन इधर से जाने वाली रे का होगा लाइक दिस, और यहां पर रिफ्लेक्शन इधर से होगा। ओके, दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज यस कॉन्केव एंड दिस इज कॉन्वेक्स। ओके, अब अगर आपको आंख बंद करके आपने दो मिरर देंगे कि पहचानिए कौन सा मिरर कौन सा है, तो हम कैसे करेंगे, मिरर की जो चिकनी सरफेस है कांच वाली, बिना मेटल पेंट वाली, ये वाली सरफेस,
इसको छू कर देखेंगे, जो सेंटर से बल्ज होगी, बल्ज मतलब उभरी हुई, जो सेंटर से बल्ज होगी वो क्या होगा, कॉन्वेक्स, और जो सेंटर पे प्रेस होगी वो क्या होगा, कॉन्केव मिरर। ठीक है, ये है बिना उसको देखे सिर्फ हाथ लगा के इससे पता लगा सकते हैं। तो दीज आर कॉन्केव मिरर एंड दीज आर कॉन्वेक्स। ओके, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब हम इसमें और थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स लेते हैं। These technical terms are what is meant by different physical quantities, like पहले हम ये लेते हैं एक साइन कन्वेंशन। What is meant by sign convention? जब हम डिस्टेंसेस को नापते हैं, इसके सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो रिफ्लेक्शन होता है, इसके सामने इधर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो रिफ्लेक्शन होगा, इधर रखेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, यहाँ से एक रे ऐसे आई और आके यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो इसमें जब हम डिस्टेंसेस नापने जाएंगे तो उसका कन्वेंशन, उसका नियम क्या है? ऑब्जेक्ट से जो रे निकल कर आती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या नाम है इसका? इंसिडेंट। इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होती है, दैट डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन। Direction of incident is taken as positive direction. ये sign convention. तो direction of incident ray is taken as positive direction. नंबर 1। नंबर 2, डिस्टेंसेस हम जो मेजर करते हैं, ओरिजिन जिसको मानते हैं, ये सेंटर वाला पॉइंट होता है, जिस पॉइंट का नाम है पोल। पोल यहां पर ये है पोल। सो डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ओके, ये एक मिरर है, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है और इसकी इमेज यहां कहीं बनती है। जब हम देखते हैं तो ये हमको यहां दिखता है, इस तरह से इसके रिफ्लेक्शन हो रहे हैं और इधर हमने आईज को सेट किया और हमने देखा तो ये हमको कहाँ दिखता है, यहाँ। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये 6 सेंटीमीटर है। ये सब कैसे होता है वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि 10 सेंटीमीटर को जब हम न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करेंगे तो इसका साइन क्या होगा और 6 सेंटीमीटर का साइन क्या होगा, बताइए। 10 सेंटीमीटर का साइन क्या लेना है? ओके, इसी में ही कंफ्यूजन होता है। ओके, देखिए ओरिजिन कहां पर लिया जाएगा? पोल। हम पोल पर खड़े हैं, इस पोल से ये कितनी दूर है? 10 सेंटीमीटर। किस तरफ? टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट? टुवर्ड्स राइट। ओके, अब इसको देखकर बताइए, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इंसिडेंट रे होगी। इंसिडेंट रे किधर जा रही है? टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट?
टुवर्ड्स लेफ्ट। पोल पर जब आप खड़े हैं तो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर है, 10 सेंटीमीटर पर, किस तरफ, राइट की लेफ्ट? राइट। पोल से राइट, तो पॉजिटिव किधर होता है, तो राइट किधर हुआ, नेगेटिव। तो यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हुआ, +10 की -10? -10। समझ आया? क्योंकि हम पॉजिटिव डायरेक्शन किधर मान चुके हैं, लेफ्ट साइड। अच्छा, अब 6 का बताइए। फिर पोल पे खड़े होइए, पोल से ये 6 सेंटीमीटर है, किस तरफ, लेफ्ट, और लेफ्ट को क्या लेना है, पॉजिटिव। इसलिए 6 के सामने क्या साइन लगेगा, प्लस, और 10 के सामने क्या साइन लगेगा, दिस इज साइन। ठीक है? तो इंसिडेंट रे गाइडलाइन याद रखिए, इंसिडेंट रे हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। इंसिडेंट रे क्या दिखाएगी, पॉजिटिव। और जब भी हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ऑब्जेक्ट को उसके उल्टी तरफ देखेंगे तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि उधर से ही तो रे आ रही है, और इसलिए ये पॉजिटिव बनेगा क्योंकि इधर से रे आ रही है। और जब इधर का डिस्टेंस मैं नापने जाऊंगा तो डायरेक्शन उल्टी है, उल्टी डायरेक्शन में मींस नेगेटिव। So in 99% cases you will find that the distance of object is negative, not 100%। एक दो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें u का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, that we will let you know जब वो केसेस आएंगे। ओके, सो ये हमारा नियम है साइन कन्वेंशन। उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं डिफरेंट डेफिनेशंस और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन केस ऑफ मिरर्स। मिरर हमेशा हम एक स्फीयर के एक टुकड़े को बनाते हैं। स्फीयर के जिस टुकड़े को लेकर हम मिरर बनाएंगे, दिस ओके, this point in the center is known as pole। ये जो मिरर बना हुआ है ये किसी एक स्फीयर का टुकड़ा होगा, और ये स्फीयर ऐसा होगा, इस तरह का कोई स्फीयर होगा जिसका ये एक पार्ट है। जिस स्फीयर का ये पार्ट है उस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर भी होगा। यहां पर ये इसका सेंटर है, C। ओके, सो व्हाट इज C? सेंटर ऑफ दैट स्फीयर of which this mirror is a part। इस C को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको मिलाकर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको मिलाकर हमने एक लाइन खींची। This is an imaginary line which is extended up to infinity on both sides। This is known as, क्या नाम है इसका, principal axis। So what is principal axis? It is an imaginary indefinite line passing through pole and center of curvature। This is known as principal axis। Why principal? सिर्फ एक्सिस बोलने से नहीं चलता क्या? तो आंसर है बहुत सारी एक्सिस होती है। सेंटर से ये एक लाइन बनी, this is an axis, this is an axis, this is an axis। ये सब एक्सिस है क्योंकि ये सब कहां से पास होती है, सेंटर से।
इसमें से एक क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस, जो कहां से पास होती है? पोल से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो सब है, एक जो पोल से पार होती है वो क्या कहलाती है? प्रिंसिपल। समझ में आया? दैट व्हाई द वर्ड प्रिंसिपल इज देयर। ओके, वी विल वर्क ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। The distance between pole and center of curvature, this distance, this is R, and R is radius of curvature. ये radius of curvature है। यहां से लेके यहां तक अगर हम इसको ऐसे नापेंगे, ये हमको क्या बताता है? साइज ऑफ द मिरर। ये छोटा मिरर है कि बड़ा मिरर है, ये क्या बताएगा? साइज ऑफ द मिरर। ये डायमीटर, इसको क्या कहते हैं? एनीबॉडी रिमेंबर? नहीं? ओके, दिस इज नोन एज एपर्चर। Aperture means that opening which allows the light to enter. तो जितना बड़ा ये होगा उतनी ज्यादा लाइट इस पर जाएगी। ओके, इसका वैसे हमारे इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, सो वी डोंट यूज इट मच, इसीलिए हो सकता है आपको याद नहीं होगा। सो उसके बाद देखते हैं अगली चीज हम लेते हैं फोकस। इस मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। We are sending some rays which are parallel to principal axis. This is parallel to principal axis. This is parallel to principal axis. What we find that after reflection they meet at a particular point. ये ऐसे निकल जाएगी, ये ऐसे निकल जाएगी, सब अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है, पर एक ऐसा कॉमन पॉइंट होता है जहां से सब जाते हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। सो व्हाट इज फोकस? व्हेन द पैरेलल रेज ऑन द स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट और इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। लेकिन अगर हमारा मिरर कॉन्वेक्स मिरर है तो ऐसा नहीं होगा। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या होगा? देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें इधर से रिफ्लेक्शन होना है, सो दीज आर द पैरेलल रेज। ये पैरेलल रे यहां से हम देखते हैं ऐसे जाती है, यहां से इधर गई और यहां से ऐसे वापस आई। ये वाली रे यहां से ऐसे गई और ऐसे वापस। इन दोनों रेस को हमने देखा, यहां पर आईज को रखा और इसको जब हम देखते हैं तो हमको क्या दिखता है कि ये दोनों रेस यहां से आ रही। तो ये जो लोकेशन है, दिस इज नोन एज फोकस। तो फोकस की डेफिनेशन यहां क्या बनी? द पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू कम फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। फिर से, the parallel rays incident on a convex mirror after reflection appear to come from a single point, that point is known as focus। ये किसके लिए हो गया? convex के लिए। concave के लिए the parallel rays incident on the concave mirror after reflection intersect through a single point,
एक्चुअली इंटरसेक्ट थ्रू ए सिंगल पॉइंट दैट इज नोन एज फोकस। ये दोनों में फोकस हो गया, ठीक है। अब ये फोकस का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम पोल टू फोकस दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। क्या नाम उसका? फोकल लेंथ। और पॉजिटिव या निगेटिव आप सोच सकते हैं। यहां से ये डिस्टेंस कैसा होगा बोलिए? निगेटिव। ओके, तो यहां से ये डिस्टेंस कैसा है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे किधर है? टुवर्ड्स राइट। और यहां पोल से ये डिस्टेंस भी किधर है? टुवर्ड्स राइट। सो फोकल लेंथ फॉर convex mirror positive. This focal length for concave mirror. Focal length for concave mirror. Negative. Okay, ये दोनों आप याद रखें। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर इनका आपस में एक रिलेशन होता है। यस, उसको मैं नहीं करवाऊंगा, क्लास 10th में आप उसको कर चुके हैं, चाहे तो फिर से अभी कर सकते हैं। क्लास 12th में उसको नॉर्मली नहीं पूछा जाता, सो वी विल नॉट प्रिपेयर इट, बट यू विल रिमेंबर इट। एफ और आर का क्या रिलेशन होता है? एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, दिस यू नो। और एक छोटी सी ज्योमेट्री से हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं that f is equal to r by 2. Okay, now we come to the next topic in this, and that is image formation. Image formation क्या होता है? नॉर्मली हम लोग इस कंसेप्ट को ठीक से नहीं समझते, हम लोग रट लेते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ इमेज बन गया है, पर ये इमेज होता क्या है और उसकी लोकेशन को कैसे हम डिसाइड करते हैं कि इमेज कहां बन गया है? इस बात को थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूं 5 मिनट। ये देखिए कि इमेज क्या होता है। इमेज हमारे ब्रेन में बनती है। ब्रेन को एक परसेप्शन होता है, ब्रेन को एक धोखा होता है कि यहां पर कोई चीज है। हो सकता है वहां पर वो चीज है, हो सकता है वहां पर नहीं है। परसेप्शन मीन्स हमको लगता है कि है। अगर ब्रेन को लगता है कि यहां पर ये बोर्ड है, तो हम ब्रेन क्या बोलेगा? हम क्या बोलेंगे कि यहां पर मुझे इसकी इमेज दिख रही है। मैं जाके उसको छूऊंगा, देखूंगा कि वहां पर है, तो मैं क्या बोलूंगा? ये तो ऑब्जेक्ट है। मैंने मिरर को देखा, मिरर में मुझे क्या दिखा कि ये वाला मोबाइल मिरर में मुझे दिखता है, पर जब मैं उसको हाथ लगाता हूं तो हाथ में नहीं आता है। इसको हाथ लगाता हूं, हाथ में आता है, तो वो इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है। पर मैं दोनों को इमेज देखता हूं, ये हमारी टेक्निकल लोकेशन। और ये परसेप्शन किसका होता है? दिमाग का, ब्रेन का। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं इमेज। इमेज perception of an object at particular location is image. ऑब्जेक्ट हो बिल्कुल जरूरी नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब हम सपना देख रहे होते हैं उस समय हमको नहीं पता होता कि हम सपना देख रहे हैं, और हमको जो चीजें दिखती हैं वो वाकई दिखती है। जब वो दिखती है सपने में, तो वो सब क्या होती है? इमेजेस, क्योंकि हम उसको पकड़ नहीं सकते। ठीक है, तो वो इमेज होती है, दैट्स ट्रू। लेकिन हम लोग उस इमेज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस इमेज को डिस्कस कर रहे हैं जो लाइट रेज बनाती हैं। लाइट रेज इमेज को कैसे बनाती हैं? देखिए, हमारा ब्रेन किस तरह से इमेज को पकड़ता है, उसके लिए हमको थोड़ा सा ये डिस्कस करना होगा कि ब्रेन को हेल्प कौन करता है।
इमेज बनाने में? तो आंसर है लाइट के केस में हमारे पास लाइट का एक सेंसर है, वी कॉल इट आईज। आईज लाइट को सेंस करती हैं। अगर आईज लाइट को सेंस नहीं करें तो क्या इमेज बनेगी? बनेगी, क्योंकि इमेज कौन देखता है? ब्रेन। हालांकि ये ऑप्टिक्स की बात नहीं है, ऑप्टिक्स से हटके है, पर इमेज देखता कौन है? ब्रेन। रात को हम सोते हैं, हमारी आंखें तो बंद रहती हैं, हमको कैसे इमेज दिखती है? सपने में दिखती है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन का वो वाला पार्ट जो इमेज को देखता है वो एक्टिव होता है, इसलिए वो इमेज को देखता है जबकि आंख बंद है। लेकिन हम लोग उस पर अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग वो उस इमेज की बात कर रहे हैं जो आई की हेल्प से बनेगी। और कौन बनाएगा? रेस बनाएगी, लाइट रेस बनाएगी। सो लेट अस डिस्कस दोज इमेजेस। ये इमेजेस हमको किस तरह से दिखती हैं? तो ये ह्यूमन आई का पार्ट है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है P, यहां से दो रेज ऐसी गई, ये, और बाकी रेज और भी गई यहां से, इस तरह से सब रेज गई। ये आई के अंदर का जो भी रेटिना बना हुआ है दैट इज कनेक्टेड विद आवर ब्रेन। अच्छा, ये जब यहाँ आईज पर जाती है तो इसका एक छोटा सा पोर्शन मैं आपको बताता हूं कि हमारे आईज के पास एक सेंसिटिविटी होती है, एक मेजरमेंट करने का सिस्टम होता है कि वो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन को सेंस कर लेती है। और ये बहुत आसानी से है, हम लोग भी करते हैं। अगर मैं यहां से बोलूंगा एसी किस तरफ है तो इस तरफ है, आई नो द डायरेक्शन। डोर इस तरफ है, आई नो द डायरेक्शन। इसी तरह से आईज को, वेदर इट इज इवन इफ इट इज ए सिंगल आई, दो आई में तो और आसानी हो जाती है, सिंगल आई में भी हमको पता लगता है कि डायरेक्शन किधर से आ रही है। और ब्रेन, ये दोनों ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि एक रे इस डायरेक्शन से आ रही है, एक रे इस डायरेक्शन से आ रही है। बाकी काम ब्रेन का। ब्रेन क्या काम करता है? वो ये सोचता है कि ये रे कहां से आ रही है, इधर से आ रही है, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? इधर पीछे कहीं रखा होगा, कहीं भी यहां रखा होगा, तभी तो इधर से आ रही है। दूसरी रे इधर से आ रही है तो ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? इस लाइन में कहीं भी रखा होगा। अब ऑब्जेक्ट तो एक ही है, दो अलग अलग जगह पर वो नहीं हो सकता। ऐसी कौन सी जगह है कि एक ही ऑब्जेक्ट ये दोनों रे भेज दे? P। समझ आया? ये लॉजिक ब्रेन के पास रहता है कि दोनों रेज जहां से आ रही हैं उस जगह पर ऑब्जेक्ट को होना चाहिए, और वो उस जगह पर ऑब्जेक्ट को समझ जाता है कि वो वहां पर रखा है ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, इसको हम लोग कहते हैं इमेज। अगर यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो ये दो रेस दिखेंगी ऐसी, तो ब्रेन ने यहां पर इसका इमेज बनाया, और ये एक ऐसा मौका है कि जहां इमेज बन रहा है वहीं पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा, लेकिन हम ब्रेन को धोखा भी दे सकते हैं। किस तरह से धोखा दे सकते हैं? हमने क्या किया, P को यहां से हटा के यहां रख दिया, यहां रख दिया, और यहां पर एक कार्डबोर्ड लगा दिया, इधर से इधर रेस नहीं जा सकती। ओके, फिर यहां पर एक मिरर लगा दिया, प्लेन मिरर। अब यहां से एक रे ऐसे गई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरी रे यहां से ऐसे गई और यहां जाके ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये दोनों रेस आईज में पहुंच गए। ये दोनों रेस जब आईज में पहुंचती है तो यहां कोई अंतर है क्या? यहां कोई अंतर नहीं, तो ब्रेन को तो वही सिग्नल मिला। ओके, ब्रेन को वही सिग्नल मिलता है, तो ब्रेन क्या सोचता है? ब्रेन सोचता है कि ये दोनों रेज आ रही हैं, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? यहीं पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं पर रखा है, तो वो जब इसका परसेप्शन करता है कि यहां पर है, अब हम क्या देखते हैं? यहां ऑब्जेक्ट नहीं, लेकिन ब्रेन को क्या दिखता है कि यहां पर है। ये है इमेज। ठीक है,
ये क्या चीज है? ऑब्जेक्ट। और ब्रेन ने क्या परसेप्ट किया, क्या परसीव किया कि ये यहां पर रखा। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग इतनी है। जैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं उसी तरह से यहाँ का डायग्राम देखिए, ये दोनों आइज ने ऐसे एंटर कर रही है। ब्रेन ने इन दोनों को ही बैक ट्रैक किया। जब इन दोनों को बैक ट्रैक किया तो बैक ट्रैक करके उसको क्या समझ में आया कि दोनों रेज यहाँ से आ रही हैं, तो उसने क्या सोच लिया, P यहाँ पर है। तो P क्या है? उसकी इमेज, राइट। और P यहाँ पर दिखता है, हमको दिखता है, ये होती है इमेज। तो इमेज के लिए अब हम लोग दो चीजें समझे। एक तो ये कि वो परसेप्शन होती है ब्रेन, दूसरा उसका जो बनाने का तरीका है दैट इज वेरी सिंपल, कि हमारी आईज में फाइनली जो दो रेज एंटर कर रही हैं उन दोनों को पीछे हटाइए। पीछे हटाइए, जाते 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 वो कहीं ना कहीं पर मिल रही होंगी। जैसे यहाँ पर हमने बल्ब जलाया, यहाँ बल्ब जलाया, यहाँ से दो रेज ऐसी गई और ये दोनों रेज हमारी आईज में एंटर कर गई। तो हमारे ब्रेन को क्या दिखेगा कि बल्ब यहाँ पर है, क्योंकि इसने बैक ट्रैक किया, इसने बैक ट्रैक किया और यहाँ पर उसको देखा। तो ये हो गई इमेज। लेकिन अगर ये ऐसा केस है तो भी हमको क्या दिखेगा? यहाँ पर इमेज दिखेगी। क्यों? क्योंकि हम इस दायरे से बाहर नहीं निकल पाते। हम ये नहीं सोच पाते कि कोई हमको धोखा दे रहा है। ब्रेन की उतनी ही ट्रेनिंग है कि यहाँ से देखो, वो ऐसा मोड़ कर नहीं देख पाता, सीधा देख, इसलिए उसको इमेज इधर। ये बात आप समझ में आ गई आपको? सो दिस इज हाउ वी विल ऑलवेज सी इमेज। अब इमेज में दो तरह के हमने क्लासिफिकेशन किए कि कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में देखिए, ये एक रे है, ये एक रे है और इन दोनों को बैक ट्रैक किया है। तो बैक ट्रैक करने से यहाँ पर हमको इसकी इमेज, यहाँ पर इमेज दिखी। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेज गई है, इधर रिफ्लेक्ट हुई है और ये एक्चुअल रेज नहीं है। यहाँ पर आपको लगता है कि P है। ये वाली इमेज और ये वाली इमेज, दोनों इमेज में डिफरेंस ये है दैट दिस इज नोन एज रियल इमेज एंड दिस इज नोन एज वर्चुअल इमेज। फिर से देखिए, लेंस के केस में आपने देखा है ये वाली दो रेज आ रही हैं और ये ऐसे ऐसे जाती हैं और हम अपनी आईज को यहाँ पर रखते हैं। ये हमने अपनी आईज को रखा। देखिए, यहाँ पर एक रे आई, यहाँ पर एक रे आई। हमारा ब्रेन क्या परसेप्ट करेगा कि यहाँ पर इमेज है P, यहाँ पर से एक्चुअल रेज आ रही है, तो उसको यहाँ पर इमेज दिखेगी। लेकिन अगर हम एक कॉन्केव लेंस लेते हैं, ये कॉन्केव लेंस लेते हैं, तो ये रेज इधर होती है, ये रेज इधर होती है। यहाँ पर हमने अपनी आईज लगाई और इसको देखा तो हमको क्या दिखा? ये इधर एंटर कर रहा है, इसको बैक ट्रैक किया, इसको बैक ट्रैक किया, यहाँ पर हमको P दिखा। अगर यहाँ हमको P दिखता है, ये एक्चुअल रेज से नहीं बना है। अगर ये एक्चुअल रेज से नहीं बना है तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? वर्चुअल इमेज है। तो ये है रियल इमेज और ये है वर्चुअल। जैसे हमने फोकल लेंथ के समय किया था, फोकल लेंथ में पैरेलल रेज जो आती है वो कहाँ मिलती है? कॉन्केव मिरर में फोकस पे जाके मिलती है, दैट इज एक्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स में दे अपीयर टू कम फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, तो वो क्या होगा? वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल
अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में प्रैक्टिकली क्या अंतर होता है, इसको भी अभी से ही याद कर लीजिए। प्रैक्टिकली ये अंतर होता है कि यहाँ अगर हम एक स्क्रीन रखेंगे, क्या रखेंगे, स्क्रीन, तो यहाँ पर एक हमको ब्राइट स्पॉट दिखेगा। यहाँ पर अगर हमने कोई फिल्म रखी है तो यहाँ पर हम उसको फिल्म की पिक्चर देखेंगे, जो हम सिनेमा हॉल में देखते हैं वैसे। तो रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन ए स्क्रीन। यहाँ पर आप कहीं भी पर्दा रखिए, आपको भी दिखने वाला देखने पर्दे में। सो वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन दी स्क्रीन। ये दोनों की पहचान, कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। This can be taken on screen। और ये बनती किससे है, एक्चुअल इंटरसेक्शन। और ये किससे बनती है, नो एक्चुअल इंटरसेक्शन। ये दोनों में डिफरेंस होता है कि इमेज कैसे बनती है। या अब आपको समझ में आया कि जो दो रेस फाइनली आंख में एंटर करेंगी उसको हमने बैक ट्रैक करना है, पीछे जिस एक पॉइंट से वो आ रही है वहां पर हमको इमेज मिलेगी। नंबर एक, अगर एक्चुअल रेस आ रही वहां से तो उसको रियल इमेज बोलेंगे। वाई रियल इमेज, बिकॉज दैट कैन बी टेकन ऑन दी स्क्रीन। और अगर वहां पर रियल नहीं है तो क्या होगा, दैट विल बी ए वर्चुअल इमेज। तब भी हमको इमेज दिखेगी बट वी कैन नॉट टेक इट ऑन द स्क्रीन, दैट विल बी वर्चुअल इमेज। सो दिस इज व्हाट इज मीन बाय इमेज एंड इमेज फॉर्मेशन। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर्स, छोटे छोटे 2-3 रूल्स हैं। ये हमको इमेज की लोकेशन डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। ये रूल्स क्या है देखिए। नंबर 1, इसको लिखने की करने की बात नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। द रे विच इज गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ पर है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। Okay, the rays which are going parallel to principal axis after reflection will pass through focus. That is correct. ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम इसी का उल्टा, any ray which is coming from the direction of focus। इस मिरर में कोई भी ऐसी रे आती है जो फोकस से आती है, भले पीछे से आ रही हो, भले यहाँ से स्टार्ट हुई हो या यहाँ से स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट हो, डायरेक्शन किधर से होनी चाहिए, फोकस। एनी रे विच इज कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला क्या था, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस। दूसरा, a ray coming from the direction of focus after reflection will become parallel। ये दो हो गए। तीसरा, center of curvature, any ray coming from the direction of center of curvature will retrace its path back। ये इस डायरेक्शन में जाएगी तो रिफ्लेक्ट होके इसी डायरेक्शन में वापस। This will go like this and come back. So this is for center of curvature। ये 3 नियम मोस्टली आपको इमेज बनाने में हेल्प करेंगे। चौथा एक और छोटा सा है, उसको भी आप देख सकते हैं। ये पोल है, पोल पर any ray which is going to the pole will make a definite angle। This will be angle of incidence। जितना एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस से इस तरफ बनाएगी उतना ही एंगल दूसरी तरफ बनाएगी एंड इट विल गेट रिफ्लेक्टेड।
अल्फा अल्फा। ये दोनों अल्फा अल्फा कहां पर होते हैं? कोण। ठीक है, ये चारों टेक्निक्स है कह सकते हो या रूल्स है। इन चारों रूल्स को, चारों टेक्निक्स की हेल्प से हम लोग आगे इमेज फॉर्मेशन किया करेंगे। ठीक है, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। और आगे इमेज फॉर्मेशन में